अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कराने के मामले पर वाज़ेह आइन और कानून होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सियासी एक रस्साकशी है इसको ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस को अहमियत दे रही है कि सियासतदान खुद ही इसका हल निकाल लें। लेकिन क्या सियासतदान इस बार सियासी हल तलाश करने में कामयाब हो पाएंगे? इसके बावजूद कि हुकूमती और PTI के मुज़ाकराती जो टीमें हैं ये 3 मुज़ाकरात के अदवार हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट तो उसका नहीं निकला, कोई मुतफ़िक़ा रास्ता भी सामने नहीं आ पाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि हुकूमत 14 मई तक कौमी और 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करे ताकि जुलाई या अगस्त में इलेक्शंस हो सकें। PGM हुकूमत का दूसरी तरफ ये मानना है कि मुल्क इस वक्त संगीन बहरान में है, मुआशी तौर पर IMF डील बिल तबाह का शिकार है। फिर ऐसे में वफाकी बजट का जो मामला है ये तो निगरानी हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तरफ से मुकर्ररा मुद्दत से 1 महीना पहले यानी जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करके पूरे मुल्क में सितंबर के मिड में यानी सितंबर के वस्त में आम इंतखाबात की बात की गई है हुकूमत की तरफ से, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी नहीं है। इस तरह पिछले जो मुज़ाकरात हैं 3 अदवार हैं ये बग़ैर किसी बड़े ब्रेक थ्रू के ख़त्म हो गए। आज जब इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो सियासी जमातों ने अपना अपना नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत और PTI के रहनुमाओं को सुना। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन के लिए अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हमें मज़ीद वक्त दरकार है। हुकूमत ने IMF के साथ डील की ताख़ीर का जो मामला है इसको भी आज अदालत के सामने डिस्कस किया, अदालत के सामने रखा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में अभी मसला आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला जो अदालत है ये सियासी जमातों पर छोड़ती है। आप हमें ये बताएं कि IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है? जिस पर फारूक एच नाइक ने बताया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना बहुत ज़रूरी है। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। पंजाब और KP के असम्बलियाँ ना तोड़ी जाती तो आज ये बहरान ना होता। बातचीत से बहरानों का हल निकल सकता है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुज़ाकरात को ब्रेक ज़रूर लगी है लेकिन अभी ब्रेकअप नहीं हुआ। कुछ मज़ीद वक्त मिल जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल निकल आएगा। जिसे ये तासुर मिला कि ज़ाहिर है हुकूमत चाह रही है कि मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए और फ़िलहाल अदालत अपना फ़ैसला ना सुनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि सियासी मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे, ना ही हमको हिदायत देंगे। मुज़ाकरात करने हैं तो देर ना की जाए, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो इस मामले को देखेंगे। 14 मई को जो इंतखाबात करवाने का फ़ैसला है वो तो बरकरार है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज की कार्रवाई पर दोनों फ्रीकैन ने कुछ ऐसे रद्द-ए-अमल दिया, ज़रा देखिए। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? ये कोई साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में क्यों जरूरी है कि इंतखाबात जो है वो 14 तारीख को हो या उसके 10 दिन बाद हो? हम जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में, हमने लचक भी दिखाई है। मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं और जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है, हमें वक्त दीजिए। इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फा, ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। नाजरीन, अहम सवाल ये है कि अदालत तो है जो बार बार ये सियासतदानों को मौका दे रही है कि वो जो सियासी मामलात हैं इसको खुद देखें, इसका सियासी हल तलाश करें। क्या मौजूदा सूरत हाल में सियासतदान जो हैं, लेकिन मैं ना मानूँ कि रिट को छोड़कर मुज़ाकरात के ज़रिए किसी नतीजे पर पहुँच सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान में जो जारी एक कशमकश है इससे मौजूदा सियासी बहरान ये और संगीन होने का ख़तरा है। सियासतदानों ने भी ये मौका खो दिया है। अगर खो दिया तो ये खदशा है कि किसी के हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं आएगा। ये भी सवाल है कि PTI अपनी तरफ से मुज़ाकरात के अमल को तो ख़त्म कर चुकी है, क्या इमरान खान मुज़ाकरात के लिए मज़ीद लचक दिखा सकते हैं? हुकूमत और PTI के दरमियान जो डेडलॉक है मुज़ाकरात को लेकर ये कैसे दूर हो सकता है? क्या हुकूमत PTI कौमी असम्बली में PTI को कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता देने के लिए तैयार है ताकि 90 रोज़ के मामले पर जो है वो आईनी तरमीम लाई जा सके? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान पीपल्स पार्टी के रहनुमा
माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का जो मामला है, ना सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस पर फैसला, जाहिर है फैसला लिख के तो रखा हुआ है, वो तो कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक है। हमारे पास तो फैसला है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन मामला अब है जाहिर है सियासी जमातों पर। 3 अदवार हो चुके हैं मुज़ाकरात के। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं निकलता तो फिर इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 14 मई से आगे जा सकें? शाजिया, इससे पहले कि मैं आपकी बात का सवाल का जवाब दूं, मैं जरा आपकी इजाजत से एक बात जरूर करना चाहता हूँ जी। वो रह जाए कि मुझे आज बड़ा फख्र और खुशी महसूस हो रही, बड़ा इत्मीनान और बड़ा फख्र महसूस हो रहा कि बेनज़ीर शहीद के बेटे ने आज जिस तरह पाकिस्तान का एक पूरा मुकदमा भी और उसके अलावा एक पाकिस्तानी का जो मिजाज होना चाहिए, जिस किस्म का उसका किरदार होना चाहिए, जिस तरह उसकी लोगों को नजर आना चाहिए, जिससे वो मरूफ हो, इम्प्रेस हो, और उसको वो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने करके दिखाया। उन्होंने मुनासिब अंदाज में SCO के दाब्तों के तहत, दाब्तों में रहते हुए अपनी तकरीर की SCO फोरम में, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो बड़ा बहुत सर फख्र से ऊंचा हुआ है कि इस किस्म का वजीर खारजा हमारे पास है जो कि पूरी दिलचस्पी सारी ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी ले रहा है। और You're right चौधरी साहब, बड़े हम्बली बिलावल ने बात भी की, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तनकीद हो रही है खासकर PTI की तरफ से कि कश्मीर का मामला आप लोग छोड़कर चले गए, फिर जो पुलवामा हुआ, फिर जो मुसलमानों पर जुल्म है, फिर जो इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इतना कुछ भारत हम लोगों के साथ कर रहा है, तो बिलावल का जाना ज़रूरी नहीं था, ये सब कुछ वर्चुअल भी हो सकता था। तो बिलावल के दौरे पर दूसरी तरफ तनकीद भी बड़ी कर रहे हैं लोग। नहीं भाई, देखें, एक चीज तो आप समझ में, मैं तो कभी किसी इस बात की हक में ही हूँ कि आपको एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा और आप उसके बाहर बैठे। हम तो जब 17 सीटें हमारी आई थी नेशनल असेंबली में सारे पाकिस्तान में, तो हम तब भी बैठे थे कि प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। ये प्लेटफॉर्म छोड़ने की जो बात है ना, ये वैसे ही गलत। आप प्लेटफॉर्म पे जाएं और बात करें अपनी। आप उस प्लेटफॉर्म जो है, जो फोरम है SCO का, उसमें आप बामी अपने बाइलैटरल दो तरफा किसी मेंबर के साथ इख्तिलाफात या झगड़े या तनाज़े हैं, उन पे जिक्र उनके चार्टर में ही नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने फौरन बात जो चेयरमैन बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, वो देखो फिर देखो, तो फिर देखो उसको, उससे तो मजा आता है जिस ज़र्फ के साथ और ज़रीफाना भी अंदाज में, बड़े रिलैक्स माहौल में बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को फेस किया। और बॉटम लाइन जो कही वो कही, जब तक इंडिया 4 अगस्त 2019 की पोजीशन पे वापस नहीं जाता, हमारे लिए दुश्वार है उनसे बातचीत भी करना। और फिर भी जब से बिलावल वैसे वजीर खारजा बने, आपको पहली दफा इतना खुश और इतना इम्प्रेस्ड और वाकई खुशी महसूस हो रही है? बड़े जब से वो वजीर खारजा बने दौरे ही कर रहे हैं। अच्छा, इस पर भी बड़ी तनकीद हुई, लेकिन क्या वाकई वजीर खारजा बनने के बाद आप इनको पहला जबरदस्त बिलावल का दौरा समझते हैं ये भारत का? नहीं, मैं पहले भी 2-3 मरतबा जब मुझे बहुत तो खुशी हुई, मैं बिलावल की तारीफ कर चुका हूँ। देखिए, मतलब है ये आपने बात की, कुछ किसी बात पे आदमी की एक सोच नहीं होती, बट आई थिंक ये तो बहुत आज पाकिस्तान को बहुत अच्छे अंदाज प्रोजेक्ट किया है बिलावल। दैट्स गुड। चौधरी साहब, आप मेरे जरा सवाल की तरफ आए कि ये 14 मई के अलावा कोई ऑप्शन है हम लोगों के पास? सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी कि 14 मई का फैसला तो फिर है जिसके लिए हम आइन को बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सियासतदानों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते? चौधरी साहब, दोनों तरफ से देखें, अब सियासतदानों के पास तो ऑप्शन है, और मुज़ाकरात में बुनियादी बात यही है कि असेंबलियों के इलेक्शन किस दिन हो,
अब अगर आप चीफ जस्टिस के इन ऑब्जर्वेशंस को भी जहन में रखें जो आपने अभी मैं बताई हैं, तो वो कहते हैं कि जी 14 मई पे इलेक्शन होने का फैसला हमने कोई वापस नहीं दिया और वो बदस्तूर कायम है। अब वो बदस्तूर कायम तो है पर उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, अमल नहीं हो सकता। ये तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल होगा। ये तो अदालत भी तस्लीम करेगी अल्टीमेटली जब फैसला लिखेगी। आज लिखना शुरू करे, कल दिखाना शुरू करे, कब तो वो कह जी जिस वक्त वो फैसला लिख रहे हैं उस वक्त और उससे पहले भी कुछ वक्त आहिस्ते से ये इम्पॉसिबल हो गया ह्यूमनली कि सारी लिस्टें भी बने, वो छपे भी और फिर वो सारे पोलिंग स्टेशन पे भी पहुंचे और सारे पोलिंग के अमले को भी उसमें हिदायत दी जा सके, जा चुकी हो ये वो ये नहीं हो सकता। अब सवाल है कि क्या हो क्या सकता है, क्या इम्कान है। ये जो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस का ये कहना कि ये बार बार कहना कि हमारा 14 मई वाला फैसला जो है वो बिल्कुल कायम है, नहीं है 14 मई वाला, 14 मई का नहीं, मई तो 14 भी आई नहीं पर 14 मई को इलेक्शन करवाने का फैसला जो है वो उसमें से हम हटे नहीं है। ये इससे मुराद लगती है कि वो इसको शायद जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है जो ये 14 मई वाला था उस पे तो वो शायद तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाने चल पड़े, क्योंकि अब उस पर अमल दरामद तो नहीं हो सकता। और अमल दरामद किसने रोकने में मदद की है और किसने बरमला कहा है अदालत के बाहर, ये सिर्फ पार्लियामेंट के फ्लोर पर नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर के बाहर भी कि हम मानते ही नहीं इस फैसले को। पार्लियामेंट के फ्लोर की तो फिर कुछ हो सकती है तकदीस वो वहाँ भी। तो इन्हें अदालत के जुमरे में कौन आएगा? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आएंगे, डार साहब आएंगे या पूरी काबीना पर तो इन्हें अदालत लग सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है वो सारों पे तो नहीं लगाएंगे, कुछ को तो समझेंगे कि पार्टी डायरेक्शन से फॉलो करने का डिफेंस उसके बाद ये हो। पर जो बाहर इसको ज्यादातर कहते रहे हैं वो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कौन अदालत किसको चुनती है या किसको समझती है, उसने ज्यादा किरदार अदा किया है वो राना सनाउल्लाह है, लॉ मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, और वो मरियम है, क्या कौन है ये मैं नहीं कह सकता कि क्योंकि मरियम भी कहती नहीं है ना कि पहले ये होगा वो होगा, वो डिस्क्वालीफाई फला होगा, अपना इधर होगा, अपना बाहर होगा और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे, फिर इलेक्शन होगा। तो ये तो अब किसको करते हैं मुझे नहीं, पर मेरा ख्याल है वो इस मामले को चूंकि बार बार कह चुके हैं कि ये मामला जो है 14 मई वाले इलेक्शन का वो बरकरार है और बदस्तूर। अच्छा, तौहीन अदालत अगर लग गई 14 मई को, आप कह रहे हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, तौहीन अदालत भी लग गई, देन व्हाट? मतलब कि तौहीन अदालत भी लगेगी लेकिन फिर भी तो इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे? नहीं, फिर भी डेट देंगे जरूर एक इलेक्शन 30 अप्रैल जैसा दी थी, 14 मई जैसा दी थी। वो हिसाब 30 अप्रैल से 14 मई गए थे कि 14 दिन तकरीबन जाया हो गए थे और वो भी मतलब है इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट की मृत्यु की वजह से, तो इसलिए उन्होंने 14 मई दे दी, 30 अप्रैल से 14 मई ले आए। अब इसी तरह कोई हिसाब खराब करके कोई रैशनल क्राइटेरिया बता के वो मंतक किसमें हो। चौधरी साहब, हुकूमत की तरफ से जो एक महाज खुला हुआ है जजिस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आप मुसाहिर अली नकवी साहब देख लें, दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर फुल कोर्ट बन जाता तो जो भी फैसला होता हम मानते। फिर मलिक अहमद खान साहब की कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, 17 केसेस की डिटेल्स निकाल कर वो कहते हैं कि हमें पता चल जाता था, जजिस के नाम लेकर, चीफ जस्टिस समेत उन्होंने 3 जजेस के नाम लेकर बताया कि आप देखें इस फैसले में भी ये जज हैं, पनामा में भी ये जज हैं, फला केस में ये जज हैं। मतलब कि नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अब बेंचेस बनते हैं तो पता चल जाता है फैसला आने से पहले के फैसला क्या होगा। तो ये जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है जजेस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर, ये कितनी नुकसानदेह है हमारे अदलिया के लिए और अदलिया के जो फैसले हो चुके हैं उनके लिए? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ तो पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जितना ख्वाजा आसिफ है या इसहाक डार हैं जो बार बार कह रहे हैं, या राना सनाउल्लाह है
जिन्होंने बाहर हाउस से बाहर इतनी मरतबा कहा है, इस किस्म की बात की है कि वो तो लगता है खुद कुछ बम्बार का जैकेट पहन के या ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, खुद कुछ ट्रक, और वो जाके लगना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की दीवारों में जाके। ये अलामती तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, मतलब है इसको, तो वो जाके चक्कर मारना चाहते हैं, सर फोड़ना चाहते हैं अपने, मतलब कि खुद ही अपना नुकसान करना चाह रहे हैं इस तरह की बातें करके। हाँ नहीं, वो तो खुद खुश है। और मेरा ख्याल है कि कोर्ट को इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं, अब उनका वो चाहते ही है कि मुझे, और चलो प्राइम मिनिस्टर को भी और लॉ मिनिस्टर, एक 10-12 जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने देखो ना, पहले इन्वॉल्व किया काबीना सारी को, फिर इन्वॉल्व किया पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी सारी जो बैठी हुई है उसको इसमें, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैले। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो बिल्कुल गुरेज करना चाहिए अदालत को, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारा एक बयानिया बन जाए इलेक्शन में कि हमसे भी देखें जी कितनी ज्यादती हुई, हम फिर इलेक्ट होके आए, फिर हमें निकाल दिया, फिर दूसरी दफा निकाल दिया, तीसरी दफा निकाल दिया। अब वो उनका नैरेटिव और बनता कोई नहीं सिवाय इसके कि हमारे साथ देखें जो जुल्म हुआ, हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा, बतौर सीनियर सियासतदान अगर मैं आपसे पूछूं, आप समझते हैं कि अगर फुल कोर्ट बन जाता तो चीफ जस्टिस साहब भी सारी कंट्रोवर्सी से बच जाते? जो 2 और जजेस के नाम ले लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हुकूमती लोग, ये भी कंट्रोवर्सी ना होती, फिर फुल कोर्ट का फैसला होता, फिर वो पीटीआई के खिलाफ होता या हुकूमत के, फिर मानना पड़ता, फिर सबको मानना पड़ता। बतौर सीनियर सियासतदान आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस कॉन्ट्रोवर्सी से बचने के लिए बना देना चाहिए था फुल कोर्ट? मैं आपको 2 बातें कहूंगा इससे। पहली बात कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चीफ साहब को, चीफ जस्टिस को बना देना चाहिए था फुल कोर्ट, क्योंकि फुल कोर्ट में 15 जजेस और वो सारा बिल्कुल कोई शायद। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये मैं नहीं कह सकता कि इनकी आवाजें बंद हो जाती हैं, इनकी तनकीद बंद हो जाती। इन्होंने उसमें भी कोई निकालना था कि 15 जज नहीं होने चाहिए थे, 14 जज होने चाहिए, 13 जज होने चाहिए। 2 को ये फोरम शॉपिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, फोरम शॉपिंग। ये फोरम ऐसा बनाया जाए जो हमारे ही गिनती हमारे हक में हो। अगर गिनती इनके हक में ना हो रही होती तो इन्होंने कभी कतन नहीं मानना था फुल कोर्ट को। कहते हैं फुल कोर्ट -1 हो, फुल कोर्ट -2 हो, जिससे हमें कहते थे कि फुल को सब जज बहाल कर देते हैं -1, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को नहीं करें। हम कहते थे ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस ही नहीं है भाई, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का केस। तो चीफ जस्टिस को के पीछे हम आए, हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पीछे तो नहीं चले। तो ये जब भी कहते थे, और ये वकील अब भी कहेंगे, अगर ज्यादा वायरस किया गया चीफ जस्टिस को। पर मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने तो नहीं मानी थी, और इन्होंने आप जो पहने हुए खुद कुछ जैकेट, वो तो इसीलिए है कि हमें आप डिस्क्वालीफाई करें तो हम अपना बयानिया बदलें और कहें कि जी हम मजलूम है। कि मजलूमियत की जो है ना जरूरत नून को इस वक्त बहुत ज्यादा है, और ये आसान मजलूमियत है कि 6 महीने की ज्यादा सजा है, और वो भी कोई सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और नहीं तो ये मजलूमियत इलेक्शन में काम आएगी क्या? नवाज शरीफ की नाअहली की मजलूमियत काम आई 2018 के इलेक्शंस में? नहीं आई। नहीं, वो तो इलेक्शन का खबर नहीं क्या बाचा हो रहा है बाजवा साहब के हवाले से, जितना तो सोच भी नहीं सकता कोई, और अभी भी नहीं सोच सकते। पर बाजवा साहब के कमालात जो हुए हैं उस सिलसिले में, पर ये जो चीज है ना, ये मैं समझता हूँ, और ये मुझे समझ नहीं आती है कि एक दिन इलेक्शन कराने में आइंदा किस तरह होगा। आइंदा भी क्या, अगर बलूचिस्तान असेंबली को तहलील करना चाहेगा वजीर आला बलूचिस्तान, तो हम तो कहा जाएगा कि आप तहलील नहीं कर सकते, ये बैठी रहेगी असेंबली को। आप कह रहे हैं कि नया मैंडेट होना चाहिए वोटर्स का, पर ये बैठी रहेगी 2 साल और। अच्छा, अगर मुज़ाकरात के नतीजे में 14 मई से मामलात आगे चले जाते हैं, मान लिया पीटीआई भी लचक दिखा देती है, मान लिया हुकूमत भी लचक दिखा देती है, देन क्या फिर इसमें कोई तरमीम करनी पड़ेगी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो ये हो सकता है नजरिया ज़रूरत या वॉट एवर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पीटीआई को वापस जाना पड़ेगा असम्बलियों में तरमीम करने के लिए? ये ज़रूरी है चॉय साहब? नहीं, ये तो नजरिया ज़रूरत के तहत ही होगा।
क्योंकि देखो नजरिया जरूरत है क्या, नजरिया जरूरत ये है कि मानते हैं कि आइन ये कहता है, मानते हैं आइन का तकादा ये है, हाँ। लेकिन जरूरत जो है वो कुछ और मांगती है। तो आइन से इनराफ बड़ा जरूरी है, आइन से हटना, आइन से मुतजाद पॉलिसी रखना बड़ा जरूरी है। तो वो तो उसी के तहत ही जाएगा। पर ये तो नजरिया जरूरत के तहत अगर हर बार आइन की ऐसी की तैसी फेरनी है तो फिर आइन को कौन मानेगा? नहीं, कोई नहीं मानेगा। यही तो हम कहते हैं कि 90 दिन है और सब कहते हैं 90 दिन। 15 के 15 जज साहिबान कहेंगे 90 दिन। अगर उनको फुल कोर्ट के सामने आप ये रख दो तो 15 के 15 जज कहेंगे 90 दिन बाइंडिंग है। और अब चला जा रहा है मामला। 14 मई की तौहीनी अदालत से बचने के लिए क्या अगर हुकूमत लिंगर ऑन करती है, डिलिंग टैक्टिक्स ही लग रहे हैं फिलहाल तो, जैसे आज भी ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं भाई मुज़ाकरात हो, और अगर 14 मई तक इसको ये लेकर चलते हैं तो फिर क्या तौहीनी अदालत से बच सकते हैं? क्योंकि इनके पास फिर साफ मौक़िफ़ होगा अदालत में बताने के लिए भाई हमारे तो मुज़ाकरात चल रहे थे, तो तौहीनी अदालत हम पे कैसे लग सकती है, हम तो बातचीत कर रहे थे। नहीं, वो तो बातचीत तो विधि करनी चाहिए उनको, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को पेशरफ्त करनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ही करती है पेशरफ्त। अगर उनकी अपोजिशन कह रही है कि हमने बात कर ली बात और इन्होंने 14 मई से पहले ही अगर असेंबलियाँ नहीं बहाल करते या अगर तहलील करते तो हम बात नहीं करने की तैयार, तो गवर्नमेंट को कुछ 14 मई से पहले का फॉर्मूला देना चाहिए कि जी हम करते हैं। एक दिन जो लानी है सारी असेंबलियों की इलेक्शन, वो मुझे एक मुश्किल बात लगती है। उसमें और बहुत सारे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी और मसलियत करनी पड़ेगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपका। शफकत साहब, 3 राउंड्स तो हो चुके हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान इंतखाबात के मामले पर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अभी तक तो कुछ नहीं लिखना। ख्वाजा साद रफीक ने आज अदालत में कह दिया कि हम कोई अभी ब्रेक ज़रूर लगा है मुज़ाकरात को, लेकिन ब्रेकअप नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब की बातों से लग रहा था कि नहीं, मुज़ाकरात से लगता है कि कुछ निकल ही नहीं सकता। आप लोग राज़ी हैं मुज़ाकरात को आगे और लेकर जाने के लिए? सर नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है और वो पोजीशन जो है हमने बता दी है उनको। और वो पोजीशन ये है कि अगर 14 से पहले असेंबलीज डिसॉल्व हो के कोई नई तारीख आती है मुतफिका तौर पे तो फिर तो ठीक है। शफकत साहब, ये बताइएगा कि आप लोग तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा भी रहे हैं कि चलें, हम ये भी चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात हो जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 14 मई से पहले आप लोग असेंबलीज को डिसॉल्व करें। हुकूमत की तरफ से डेडलॉक किस चीज़ पर है? आप लोग तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो लोग किस बात पे अटके हुए हैं? जी, उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो 14 मई से पहले करें। वो कहते हैं जी बजट है, और ये बिल्कुल ही एक ऐसा बहाना है जिसकी कोई सारे ना पैर है। पहले हमारे तारीख में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट से बजट दिए हैं, वो कहते हैं नहीं जी हम बजट देंगे, बजट के बाद करेंगे, और उसकी डेट जो है वो इलेक्शन की वो सितंबर अक्टूबर में ले जाना चाहते हैं। और उनके क्या मोटिव्स हैं, क्या वो क्यों ले जाना चाहते हैं, उसके पीछे मुहर्रकात क्या है। तो बात यह है कि अगर वो वाकई पुरखलूस हैं और वाकई चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो बजट का बहाना जो है वो तो नहीं चलेगा। फिर तो यही है कि 14 मई से देखें, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें उनकी किसी बात पे एतबार नहीं है, और इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप एक मुतफिका चीज करना चाहते हैं और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी हम तैयार हैं बशर्ते के 14 मई से पहले ये फैसला हो जाए कि असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन की डेट मुकर्रर हो जाएगी। लेकिन आप ये भी देखें ना कि IMF से पैसे तो हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं, और IMF निगरान हुकूमत से कैसे डील करेगी? बातचीत तो सारी ये लोग कर रहे हैं, और ये बात दुरुस्त है कि अगर आपने बजट पेश करना है तो आपको IMF से पैसों की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो करेंगे तो IMF से पैसे मिलेंगे। तो निगरान हुकूमत तो IMF से डील नहीं करेगी, ना ही IMF डील करेगा।
नहीं, एक है, पहली तो बात यह है कि ये 8 महीने से IMF से डील कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिला IMF से। मुझे बड़ी हैरानी होगी अगर इनको मजीद बजट से पहले या बजट के लिए कुछ इनको IMF से मिल जाए। मेरी तो इत्तला के मुताबिक इसहाक डार ने इतनी ज्यादा उनसे बदतमीजियां की हैं और इतने ज्यादा वो एक अजीब ऐसा रवैया रखा है कि अगर वो करना भी चाहते थे तो अभी वो नहीं कर रहे। लेकिन इसको छोड़ें, ये एक अलग इशू है। मैं ये कहता हूं कि पहले भी इससे केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने किया है और IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करने का, और इसलिए बल्कि इसहाक डार अगर हट जाएगा अपनी जगह से तो शायद मुआहदे के चांसेस बढ़ जाएं। तो आप समझते हैं कि अगर ये हुकूमत साइड पे हो जाती है तो बजट ज्यादा अच्छा पेश हो सकता है? अगर ये साइड पे हो जाती है तो कम से कम IMF जो है वो इसहाक डार के जाने के बाद कुछ सुख का सांस लेगी, क्योंकि वो तो हर किसी से लड़ता रहता है। नहीं तो मुझे एक और चीज़ बताएं ना, आप लोगों के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस हुकूमत को सिर्फ हारने का ही खौफ है जिसकी वजह से ये डर रहे हैं इंतखाबात में आने से? जुलाई क्या तो अक्टूबर क्या, 4-5 महीनों में ऐसा तो कोई ये मईशत में तब्दीली नहीं ला सकते कि जो है ना अलादीन का चिराग निकलेगा और मईशत में सब कुछ रातों रात ठीक हो जाएगा। खौफ बेसिकली अगर सिर्फ हार का है तो फिर जुलाई क्या और अक्टूबर क्या? अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, इनका कोई इरादा इलेक्शन कराने का नहीं है। ये कोई ना कोई बहाना बनाते रहेंगे, कोई ना कोई, क्योंकि इलेक्शन से मतलब तो इनको फैटी पड़ेगी। सबको पता है, नजर आ रहा है कि इनका सियासी तौर पर सफाया हो जाएगा। अवाम ने बिल्कुल, जो मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा सपोर्ट मैंने पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और मुझे पॉलिटिक्स और मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन में 50 साल के करीब हो गए। मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी ज्यादा सपोर्ट एक पार्टी की हो और इतनी ज्यादा नफरत इन लोगों से हो, और इसलिए मुझे तो लगता है कि इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है इलेक्शन कराने की। लेकिन बहरहाल ये बाकी बहाने हैं कि ये बजट है जी, फलां है जी, ये अगर वाकई तो इन 50 सालों में आपने अदालतों को इतना कंट्रोवर्शियल होते देखा है कि बेंचेस बने तो ये तासुर मिलना शुरू हो जाए कि अच्छा इस केस का ये बेंच है तो फिर इसका तो फैसला यही होगा? मेरे ख्याल में 50 सालों में आपने ये भी नहीं देखा होगा। नहीं, 54 से लेके अदालतें माशाल्लाह ऐसे ऐसे फैसले देती रही हैं कि जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन जो अभी आपने चीफ जस्टिस ने जो किया है वो उनका अख्तियार है। उसके अंदर ये कहना कि जी ये 8 जज जो है उन पे एतबार नहीं है, तो अब किस पे एतबार किया जाएगा? वो कहते हैं फुल कोर्ट बन जाता तो फिर कुछ भी फैसला आता होता तो हम मानते हैं। वो आज भी ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट बन जाए। ये लोग तो फुल कोर्ट तमाशा बनाने के लिए करना चाहते हैं ना, लेकिन 8 जज अगर बैठे हैं तो उसका मतलब मेजॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। कल आप लोग इजहार यकजहती चीफ जस्टिस से करने के लिए जो रैलीज निकाल रहे हैं, क्या उसका यही मकसद है? 14 मई का इंतखाबात, मामला तो अदालतों में है, तो फिर इस तरह की रैलीज का क्या फ़ायदा? नहीं, हम इजहार यकजहती कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, और यही हमारी इस्तदा है कि इलेक्शन कराएं। देखिए कौम इस अजाब में से कैसे निकलेगी? और कोई तरीका नहीं है इस अजाब में निकलने का सिवाय इलेक्शन के। और अगर अब ये मुआशी बहरान, सियासी बहरान, जितने भी बहरान है, इनका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन कराया जाए। शफकत साहब, टीवी चैनल से हटकर पीछे आप लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, नून लीग में भी आपके दोस्त होंगे, पीपल्स पार्टी में भी, क्या वो टीवी चैनल से हटकर प्राइवेट डिस्कशंस में भी अपने स्टांस पर ही कायम है, या वो समझते हैं कि वाकई इन मामलात का ये जो सियासी बहरान है हाल इलेक्शंस ही है, लेकिन दोनों तरफ से जो लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं मजबूर हैं अपनी अपनी क़यादत की वजह से? नहीं, इत्तेफाक से मैं कुछ ज़्यादा मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी सियासी लोग हैं इनके वो इंतहाई खौफ में हैं, कि उनको पता है कि इलेक्शन आ रहा है, और इलेक्शन में तो किसी PMLN के या पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी तो फिर भी सिंध में कुछ सीटें ले जाएगी, और उसका वो समझती है कि उसका एक बेस है सिंध के अंदर। PMLN का तो सफाया होने का टोटल चांस है, और JUI का भी। पंजाब में भी आप समझते हैं कि नून लीग बिल्कुल अब फारिग हो जाएगी? क्योंकि अभी भी आप लोगों की जब हुकूमत थी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी थी। नहीं, अब तो हालात बिल्कुल तब्दील हो गए। इन्होंने जो माशाल्लाह अवाम पे जुल्म ढाए हैं, इन्होंने जिस तरीके से ये महंगाई की है, जिस तरीके से इनकी पुरानी चोरा चकारी की जो दास्तानें हैं, अवाम तो इनको टोटली रिजेक्ट करके बैठी हुई है, और इसलिए तो ये इलेक्शन के करीब आना भी नहीं चाहते।
नहीं, वो इलेक्शन के करीब इसलिए भी नहीं आना चाहते, एक सोच भी है, नून लीग का एक धड़ा भी है जिसको मरीम नवाज का धड़ा बोला जाता है, वो ये समझती हैं और वो ये कहती हैं कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे तब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, नवाज शरीफ की सारी सजाएं वापस नहीं होगी, इलेक्शंस नहीं हो सकते। बहरहाल किसने रोका है नवाज शरीफ को आने को? वो तो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर के दे के गए हुए हैं, उनको रोका तो नहीं किसी ने आने से। आए, आके अपने लीगल चैलेंजेस जो हैं उनको भी फेस करें और इलेक्शन में भी हिस्सा लें। सजाएं माफ हो तो वो आए ना, मसला ही सजाओं का है। अब आएंगे तभी माफ होंगी ना, वहां बैठे तो माफ नहीं होंगी ना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब मेरे साथ थे तहरीक इंसाफ में, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ को के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इंतखाबात को लेकर कोई नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से हुक्म तो बरकरार है, लेकिन जो सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कोई मुज़ाकरात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट कल वाज़े ये कर चुकी है, 27 अप्रैल की जो उनकी समाअत थी उसको लेकर जो कल हुक्मनामा आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े किया है कि जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, ऐसा कोई हुक्म नहीं था, ये सियासी जमातें अपने तौर पर बातचीत कर रही हैं। साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि आप लोग करना चाहें तो बातचीत करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना हुक्म आइन के मुताबिक मौजूद है। 14 मई आने में भी कौन सा एक हफ्ता रह गया है, ज़्यादा दूर नहीं है 14 मई, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अभी भी मुज़ाकरात हों। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा है कि डायलॉग को ब्रेक ज़रूर लगी है, ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के मूड से लग रहा है कि वो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स अगर 14 मई तक हुकूमत इसी तरह लेकर चलते हैं तो ये तौहीन अदालत से बच सकते हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है कमरा अदालत नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की है और उनका लहजा बड़ा धीमा था, लेकिन गुफ्तगू उनकी बहुत सख्त थी, उनके पैगामात बड़े सख्त थे। अगर मैं उसको सादा जुबान में कहूँ तो उन्होंने हकीकी मानों में ये बताया है कि एक गुफ्तगू जब दलाइल हो रहे थे फारूक चनाइक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, तो उन्होंने कहा कि इस गुफ्तगू का मयार भी देखें कि किस एहतराम के साथ यहाँ पे बातचीत हो रही है और एक लेवल वो भी देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपने इस सारी चीज़ों को उन्होंने कहा हम प्रोग्राम भी देखते हैं, टॉक शोज भी देखते हैं और जो कुछ इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, चीफ जस्टिस साहब ने आज ओपनली सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ना तो आप संजीदा हैं, ना ही आप कोई वादे पे अमल करना चाहते हैं और आप तो 3-4 और 4-3 उन बातों में उलझे हुए हैं। बाहर आप बात कुछ करते हैं, कोर्ट रूम में कुछ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब आपको मौका मिला तो आप दौड़ के चले गए, बाइकआउट कर गए। अब आप नजरसानी, हुकूमत को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो रिव्यू ही कर देती क्योंकि वो फैसले को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि अब तो रिव्यू का टाइम भी गुजर चुका है। इसलिए खास तौर पे उन्होंने कहा कि बड़े ही तहम्मुल में उन्होंने कहा कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, हमने डरना नहीं है, हम आइन को देख रहे हैं। सियासी मामला आप जाने, आपके मामला जाने, IMF के साथ बातचीत आपकी 6 माह चलती है, साल चलती है, 2 साल चलती है, ये भी आपके इशूज हैं, सियासी इशूज हैं। हम आइन और कानून के अंदर रह के बात करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक असेंबली रेस्टोरेशन की बात की, आपने उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पहले दिन से बदनीयत है और रहेगी। इसलिए आज वो इस मामले में कम से कम इसको और दूसरे मुकदमे को बिल्कुल अलग अलग वो देखेंगे। और उसकी रीजन ये है कि अभी तो सिर्फ रिकॉर्ड मांगा है, अभी रिकॉर्ड मांगा है रूल्स एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो इन्होंने मंजूर किया उसका और कायमा कमेटी का अभी रिकॉर्ड मांगा है। तो इनके हाथ पांव इतने फूल चुके हैं कि ये बजाय इसके कि उस तरफ आए, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जजेस का मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं। अब उनका मामला जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हटके
वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनकी दाल निकल रही। अब वो लेके जा रहे हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की हैसियत क्या है? यानी हर गैर आईनी काम ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जजेस को धमकाने के लिए, डराने के लिए कि ये हमारे सामने आए और आके सर्वसल्यूट हो जाएं। वो सारे का सारा जो साबिर अभी एतजाज एहसन मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि अब 14 मई को इंतखाबात करवाने के हवाले से अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, एक हफ्ता तो रह गया है, तो जो इंतजामात होने चाहिए या जो होते हैं इलेक्शंस के लिए वो नहीं हो सकते। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते, तो वो इस मामले को लेकर जाएंगे तौहीन अदालत की तरफ। तो अब तो आप भी ये समझते हैं, हमें भी ये लगता है कि अब 14 मई को, भले ही वो कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक 14 मई का फैसला मौजूद है, लेकिन 14 मई को अब इंतखाबात नहीं हो सकते। देखिए, फैसले बिल्कुल नहीं हो सकते, इसमें कोई शुबा नहीं है कि फैसले नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर है एक ऑर्डर पास किया, आइन के अंदर रहते हुए किया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग्स दी गई ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, वो भी रिकॉर्ड हैं, वो भी उनके सामने हैं। उन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि पंजाब का इलेक्शन हो सकता है, और वो 14 मई की तारीख दी गई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी मौके पे, ये आज से पहले तक किसी भी मौके पे ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हमें ये चीजें मिल जाएं तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। अब जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब सिर्फ तौहीन अदालत है। ये क्यों नहीं रिकॉर्ड दे रहे? ये इसलिए रिकॉर्ड नहीं ना दे रहे कि जब रिकॉर्ड आएगा तो वहां से बरामद क्या होगा? गालम गलोच, धमकियां, ऑडियो रिकॉर्डिंग, खवातीन की बेतौकीरी, ये सारी चीजें वहां से बरामद होनी है। वो डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो असेंबली से आना है, उसके बाद उसको कोई साबित करने के लिए अलग से कोई फॉरेंसिक की जरूरत नहीं है, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो तो सर्टिफाइड रिकॉर्ड आएगा, वो आके पढ़कर सुनाया जाएगा कोर्ट रूम में जब फर्द जुर्म आयद होनी है इन तमाम किरदारों पे कि ये सारे का सारा अमली बदनीयती पे मबनी था। ये पहले दिन से बदनीयत थे और इन्होंने ये पहले फैसला कर लिया था कि हमने ये काम नहीं करना, लिहाजा वो काम नहीं कर रहे। अब ये प्रोसीडिंग्स उसी तरफ जाएंगी। ये जो दरमियान में ये तो इत्माम हुज्जत है, ये खुद फंसे हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए हमें मौका दें। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा कि एग्जॉस्ट हो जाए, वो भी इन्होंने अवेल कर लिया। अब उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुके हैं, बाकी अपनी करवा चुके हैं। और आज के अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशंस, एक एक जुमला उठा के देख लें तो वो बिल्कुल बड़े क्लियरली वो बता रहे हैं कि हम, फिर एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम गुस्से में फैसला नहीं करते, जब गुस्सा ठंडा हो जाता है उसके बाद हम फैसला करते हैं। तो एक ऑर्डर बार बार वो कह रहे हैं कि 14 मई का ऑर्डर मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, तो उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये भले इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर मेरे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए भारत गए। 2011 के बाद से बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो भारत के दौरे पर गए हैं। नाजरीन, ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब जौहरी हथियारों से लेस दोनों मुमालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बहुत से इशूज़ हैं जिसकी वजह से तनाव और सर्दमहरी का शिकार है। मसला कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है, इसका हल ना होना, भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बदलना, ये भी बहुत बड़ी वजह है। ये पहले ही कहा जा रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दो तरफ़ा मुज़ाकरात हैं उनका कोई इम्कान नहीं है और ना ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली पर और ये बात एजेंडे में शामिल होगी। तो क्या फिर ये सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान ने इस पर कोई समझौता कर लिया है? पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर के मीडिया में बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये जो विज़िट है ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कोई इसके हक़ में और कोई इसकी मुखालिफत में बात कर रहा है। अपोजिशन जमात PTI की राय भी इस मामले पर तकसीम है। साबिक वज़ीर ख़ारजा और PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये समझते हैं
कि शंघाई ताउन तंजीम एक अहम इलाकाई फ़ोरम है जिसका पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान, शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कश्मीर को इग्नोर करके भारत जाना ये अमेरिका और मोदी की खुशनुदी हासिल करने जैसा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुक्मरान मोदी को खुश करने के लिए हर हद को पार करने को तैयार हैं। हुक्मरानों के नज़दीक कश्मीरियों पर मज़ालिम और भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ जुल्म की कोई इनके नज़दीक अहमियत नहीं है। फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वर्चुअल तरीके से भी इजलास में शरीक हो सकते थे, तो वो खुद भारत क्यों गए। गोवा में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और भारतीय हमअंसब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। क्या ये मुसाफिया दो तरफ़ा बातचीत की बुनियाद साबित हो सकता है? क्या यहाँ से मसला कश्मीर के हल के लिए कोई राह निकल सकती है? पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा ने बज़ाहिर तो कोई बदमज़गी तो नहीं देखी, ज़ाहिर है कोई डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी तकारीर में एक दूसरे पर अपनी अपनी रवायती जो मुल्की पॉलिसीज़ हैं उनको वाज़े ज़रूर किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया जिसमें उन्होंने भारत का नाम लिए बग़ैर मकबूजा कश्मीर में भारत के यकतरफ़ा इक़दामात को कंडेम किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात दरअसल शंघाई ताउन तंजीम के मकासद की नफ़ी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें सिफारती डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुलकर फिर भारतीय इक़दामात पर तनकीद भी की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दो तरफ़ा बातचीत के लिए भारत को साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस में तकरीर करते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वही ब्लेम गेम की कि सरहद पार से दहशतगर्दी को रोकना इस फोरम का अहम एजेंडा है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि इंडिया इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह है। वज़ीर ख़ारजा के बाद इस फोरम का सरबराही इजलास जुलाई के शुरू में अब भारत में होना है, तो इस इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी भारत जाएंगे या नहीं? क्या इन सफारती कोशिशों से मुल्की वक़ार बुलंद होगा? बिलावल भुट्टो के इस दौरे को लेकर तनकीद जो हो रही है, मैं बात करूंगी इस दौरे में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी भी शरीक हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका। दुनिया में इसको लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को लेकर, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर एक तबका ऐसा है जो तनकीद कर रहा है और दूसरा तबका ऐसा है जो बहुत इसको सराह रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है वहाँ पर। मुजाहिद साहब, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वैसे तो बहुत जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे ही करें, लेकिन भारत का उनका ये पहला इस तरह दौरा है। इवन के 2011 के बाद किसी भी वज़ीर ख़ारजा का, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला ये दौरा है। आपने कैसे देखा वज़ीर ख़ारजा की वहाँ मौजूदगी को, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से हल्के इस पर तनकीद भी करे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को नहीं जाना चाहिए था, ये सब कुछ वर्चुअल भी हो सकता था। लोग चंद पार्टियां, चंद चैनल के एंकर पर्सन कहने से मत जाए, पॉलिसी होती है कि उसका बैकग्राउंड होता है। फिर बिलावल से एक्सपेक्ट थी कि वो जिसके वालदा बड़ी बोल्ड थी, स्टेप लेती थी, जिनके नाना स्टेप लेते थे, तो बिलावल ने उस पे चलते बड़ा करेजियस स्टेप लिया जो लेना चाहिए था। क्यों नहीं जाए भाई? एक तो बात ये, और दूसरे कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उस कहने पे नहीं जाए, वो है कौन? हुकूमती ताकत है कि अगर तो ये पहली बात तो ये। तो ये कहते हैं कॉन्फ्रेंस 48 घंटे की थी, जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ हम लोग मौजूद नहीं थे। एक मीडिया सेंटर था वहाँ मौजूद था। हाँ, ये जरूर बात है कि बिलावल साहब ने वक्त निकाला, पाकिस्तानी सहाफियों के साथ पहली गुफ्तगू की, वो मेरे ख्याल PTV पे आ चुकी भी होगी। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई हैं, कहते मेरी भी कुछ थोड़ी देर मुलाकात हुई है, और हम भी ये चाहते हैं कि उन बातों को सामने ना लाएं जिससे दूरियां हों, जिससे नफरत हो, जैसे दुश्मनी बढ़े, जैसा कि इंडिया एग्रेसिव जो इनका मीडिया कर रहा था। मैं देख रहा था कि एक साथ मुसलसल उनको बार बार वही याद दिला रहे थे, फला लश्कर, फला ये। तो हम लोग ने तो कोशिश की कि हम इस तरह के हॉस्टिलिटी करना सवाल करें, ना जवाब लें। नहीं, लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के कंसर्न हैं कश्मीर को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ऐसा ही प्लेटफॉर्म होता है जिस पर बात करने की ज़रूरत होती है।
तो इस पर तो देखिए, ये तो था शंघाई कॉन्फ्रेंस, इसका कोई ताल्लुक ये बायलैटरल दो मुल्कों के दरमियान नहीं था। ये अब 8 साल से इजलास हो रहे हैं, पहली बार जो है ये इंडिया में हुआ, और इसमें शायद अब ईरान भी शामिल हो गया है। जब बायलैटरल इस तरह की जब कॉन्फ्रेंसें होती हैं, उनका पहले से एजेंडा होता है। हाँ, ये जरूर है कि तमाम नजरें तवज्जो इस बात पे थी कि बिलावल और वो शेक हैंड करेंगे या नहीं, आपस में शायद मिलेंगे या नहीं। वो जो कल्चरल में जरूर आया, लेकिन रूटीन के तौर पर जब कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इस तरह का शेक हैंड या कोई हलो हाय नहीं हुई, और जो जिसकी तवक्को भी थी और जिसकी वजाहत दोनों पहले ही यानी फॉरेन मिनिस्टर और वजारत खारजा कर चुकी थी। लेकिन इस चीज पर भी बड़ी तनकीद हुई कि बिलावल भुट्टो गए, उन्हें भारतीय वजीर खारजा ने रिसीव नहीं किया। फिर हमारे ज़हनों में भी सवाल उठे, क्या आपको भी ये इन्फॉर्मेशन है कि जो बाकी ममालिक के वज़ीर खारजा गए, क्या उनका ये प्रोटोकॉल था कि किसी के लिए भी नहीं जाना या सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए नहीं जाना? नहीं, किसी के लिए नहीं। और ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं होता। ये जरूरी थोड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर जाए तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर ही लेने आए। वहाँ तो व्हाइट हाउस में रिसीव किया जाता है। हमारे जब हेड ऑफ द स्टेट जाते थे वो हेलीकॉप्टर में उड़ के, ये चीजें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ आए, एक पॉजिटिव उन्होंने यहाँ पर लुक दिया, और जो वो तमाम जो बातें आप कह रही हैं वो डिस्कस भी मीडिया में हुई हैं। लेकिन उनका एक ये जुर्माना कदम ये था, ना आते तो इंडिया खुश होता, उन्हें मौका मिलता कि ये भाग रहे हैं। वो डिफेंसिव पे चले गए बिलावल साहब के यहाँ आने पर कि ये कैसे आए, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन दोनों तरफ से गर्मजोशी आपको नजर आई या सर्द महरी आपको नजर आई इंडिया और भारत के ओहदेदारों की? ये शॉर्ट विजिट था 24 घंटे का। जो हम लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, हमें पता होता है कि टाइम बहुत कम होता है मिलने मिलाने का, देखने का। हम भी ऑफिशियल मीटिंग में थे। दोनों तरफ के आवाम का आपको पता है, सिवाय उन लोगों के जो इंतहा पसंद है, जो पुराने से चले आ रहे हैं राष्ट्रीयत से वैक्सिंग के, आम आदमी हमें यहाँ जो गोवा है खासतौर पर बड़ा अच्छा वेलकम मिला। कोई हमें एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हमें बॉर्डर में हुई नहीं हुई। तो आम आदमी खासतौर पर, ये तो ऐसे भी आइसोलेटेड जगह पे है, बड़ा खूबसूरत साहिल है, ये लोग बड़े पुरअमन हैं। तो यहाँ पर तो उस तरीके से हमें कहीं एहसास नहीं हुआ कि हम किसी दुश्मन मुल्क के टेरिटरी में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।